हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए कार्यालय प्रक्रिया मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 14 आज हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो साथियों, अगर इन परीक्षाओं के आप एस्पिरेंट हैं तो नॉलेज मंडली ने चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें आपके सिलेबस के सारे पार्ट हैं वो कवर किए जा रहे हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी। तो साथियों, देखते हैं कार्यालय प्रक्रिया मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 14 का पहला क्वेश्चन। 261, in how many years the classified file will be reviewed for declassification? कितने वर्षों में वर्गीकृत फाइल की डीक्लासिफिकेशन के लिए समीक्षा की जाएगी? मतलब कि वर्गीकृत फाइल है, क्लासिफाइड फाइल है, तो उनको डीक्लासिफाइड करने के लिए कितने दिनों के बाद में समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है एवरी 3 इयर्स, एवरी ईयर, एवरी 5 इयर्स, एवरी 7 इयर्स। तो कितने दिनों के बाद में समीक्षा की जानी चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए क्लासिफाइड को डीक्लासिफाई करने के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एवरी 5 इयर्स, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में क्लासिफाइड फाइल्स है उनको डीक्लासिफाइड अवर्गीकृत फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एवरी 5 इयर्स। अगला सवाल देख लेते हैं 262, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल नंबरिंग सिस्टम्स आर अडॉप्टेड बाय ऑफिस प्रोसीजर? कार्यालय प्रक्रिया द्वारा कितने प्रकार की फाइल क्रमांकन प्रणालियां अपनाई जाती हैं? टू टाइप्स ऑफ फाइल नंबरिंग सिस्टम, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबरिंग सिस्टम, फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम। और डी ऑप्शन हो जाएगा टू टाइप्स एज मेंशन्ड इन बी एंड सी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, टू टाइप्स एज मेंशन्ड इन बी एंड सी। यानी कि बी और सी ऑप्शन में दिए गए टाइप्स हैं वो नंबरिंग के यहाँ पर बनाए जाएंगे। सबसे पहला है बी में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबरिंग सिस्टम है, मतलब कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के आधार पर उनका नंबरिंग किया जाएगा। सी ऑप्शन में है फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम, मतलब फंक्शनल फाइल के अनुसार नंबरिंग की जाएगी। तो दो टाइप के यहाँ पर फाइल नंबरिंग सिस्टम हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, टू टाइप्स एज मेंशन्ड इन ऑप्शन बी एंड सी। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट 263, once the main file returns, the part files will be dash with it after removing duplicate papers if any। एक बार जब मुख्य फाइल वापस आ जाती है तो पार्ट फाइल उसके साथ डुप्लीकेट पेपर यदि कोई हो को हटाने के बाद में डैश हो जाएगी। क्या किया जाएगा? मर्ज्ड, सेपरेट, न्यू फाइल, अपार्ट। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? वंस द मेन फाइल रिटर्न्स, द पार्ट फाइल विल बी डैश में यहाँ पर आ जाएगा, रिक्त स्थान में आ जाएगा, ए आ जाएगा, मर्ज्ड हो जाएगी, ये मर्ज्ड हो जाएगी। तो यहाँ सेंटेंस को फिर से पढ़ के देख लेते हैं। वंस द मेन फाइल रिटर्न्स, द पार्ट फाइल्स विल बी मर्ज्ड विद इट आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट पेपर्स इफ एनी। एक बार जब मुख्य फाइल वापस आ जाती है तो पार्ट फाइल उसके साथ डुप्लीकेट पेपर यदि कोई हो को हटाने के बाद में मर्ज हो जाएगी। मर्ज का मतलब है कि उसमें शामिल हो जाएगी, यहाँ पर मर्ज आ जाएगा, शामिल हो जाएगी, जो मेन फाइल है उसी में शामिल हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, डुप्लीकेट फाइल है या पार्ट फाइल कोई खोली गई थी उसको मेन फाइल में शामिल कर लिया जाएगा, मर्ज कर लिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 264, ordinarily no letter other than a classified nature or demi-official letter shall be addressed or marked by name to an officer unless dash। आमतौर पर वर्गीकृत प्रकृति या अर्ध सरकारी पत्र के अलावा कोई भी पत्र किसी अधिकारी को तब तक संबोधित या नाम से चिन्हित नहीं किया जाएगा जब तक कि डैश। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? इंटेंड दैट द मैटर रिक्वायर हिज पर्सनल अटेंशन, द स्पेशल नेचर, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस ऑफ द मैटर, if any officer has already had personal discussions and would be in a better position to deal with the issue, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। इन सभी सिचुएशन में ऑफिसर के नाम से या उसको संबोधित करके कोई भी पत्राचार किया जा सकता है।
बाकी किसी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। कोई भी पत्र किसी अधिकारी को तब तक संबोधित नहीं किया जाएगा या नाम से चिन्हित नहीं किया जाएगा जब तक कि, तो ये सभी मामले भी शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले क्लासिफाइड नेचर का कोई लेटर है या डेमी ऑफिशियल लेटर है तो नाम से संबोधित किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है, और ये कंडीशन भी उसमें शामिल हो सकती है, इंटेंड दैट द मैटर रिक्वायर हिज पर्सनल अटेंशन, मतलब कि अधिकारी के व्यक्तिगत ध्यान में ये बात आ जानी चाहिए कि मामला है वो इस प्रकार का है कि उसका व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण होना चाहिए, तो नाम से भेजा जा सकता है। दूसरे, स्पेशल नेचर का कोई लेटर है या अर्जेंसी का कोई मामला है, इंपॉर्टेंट कोई मामले हैं, मुद्दे हैं, तो भी नाम से संबोधित किया जा सकता है, नाम से चिन्हित किया जा सकता है। और इसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन सी में बताई गई है, इफ एनी ऑफिसर हैज ऑलरेडी हैड पर्सनल डिस्कशंस, मतलब कि कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मामले को पहले से जानता है, वो समझता है, उस मुद्दे में शामिल है, तो भी नाम से भेजा जा सकता है। और साथ में क्या बताया गया, एंड वुड बी इन ए बेटर पोजीशन टू डील विद द इशू, मतलब कि ऐसा समझा जाता है कि वो अधिकारी इस मामले को अच्छी तरीके से समझ सकता है, सुलझा सकता है, तो भी नाम से, एड्रेस से भेजा जा सकता है। बाकी किसी भी मामले में लेटर है वो नाम से या व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं भेजे जाने चाहिए, उसके एड्रेस पे नहीं भेजे जाने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो छुपे हुए हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्लासिफाइड नेचर का है या डेमी ऑफिशियल लेटर है तो नाम से भेजा जा सकता है। इसके साथ में ये सभी कंडीशन में भी नाम से भेजे जा सकते हैं। बाकी किसी कंडीशन में नाम से लेटर है अधिकारी को नहीं संबोधित करने चाहिए, उनको नहीं भेजे जाने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। साथियों, अगला सवाल देख लेते हैं 265। Which department covers activities related to record management that are recording, retention, retrieval and disposal by transferring records? कौन सा विभाग रिकॉर्ड प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को कवर करता है, जैसे रिकॉर्ड को स्थानांतरित करके रिकॉर्डिंग करना या प्रतिधारण करना, पुनर्प्राप्ति और निपटान करना? तो कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा करेगा? रिकॉर्ड मैनेजमेंट करते हुए रिकॉर्डिंग करेगा, रिटेंशन करेगा, रिट्राइवल करेगा, डिस्पोजल करेगा जब ट्रांसफर करता है रिकॉर्ड को। तो कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है रिकॉर्ड मैनेजमेंट आरएम, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया एनएआई, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल ट्रिपल आर, और डी ऑप्शन है रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आरके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया एनएआई है वो इसके लिए बना हुआ है, जहां पर रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया जाएगा, जो रिकॉर्डिंग भी रखेगा, रिटेंशन करेगा, रिट्राइवल करेगा, डिस्पोज करेगा, जबकि ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड्स है उनको ट्रांसफर स्थानांतरण भी करता है। तो इसके लिए विभाग बना हुआ है, कौन सा है? नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया एनएआई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266। The movement of files shall be recorded in the file movement register in the format prescribed by concerned department. How can the movement of files be tracked? फाइलों के संचलन को संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में फाइल संचलन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। फाइलों की आवाजाही को कैसे ट्रैक किया जा सकता है? बाय इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, बाय रिकॉर्ड कीपर, बाय मैनुअल ट्रैकर, पर्सनल ट्रैकिंग सिस्टम। तो फाइलों के संचलन को संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में फाइल संचलन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। और जो फाइल चल रही हैं या फाइलों को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे आवाजाही को ट्रैक किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, बाय इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, इसको अडॉप्ट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम है वो अडॉप्ट की गई है, जहां पर ई फाइलिंग सिस्टम है, ई इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैकिंग कैसे की जा सकती है, फाइलों को कैसे खोजा जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो रहा है बी, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम अपना करके फाइलों को खोजा जा सकता है या ट्रैक किया जा सकता है कि फाइल है वो कहाँ पहुंच गई है। सही उत्तर हो जाएगा ए। और अगला सवाल देख लेते हैं 267। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग प्योरली रूटीन कम्युनिकेशंस? विशुद्ध रूप से नियमित संचार पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्योरली रूटीन कम्युनिकेशन है तो उन पर हस्ताक्षर कौन करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए,
सेक्शन ऑफिसर है वो विशुद्ध रूप से नियमित संचार पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 268। डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लासिफाइड पेपर्स आर इश्यूड बाय विच मिनिस्ट्री under which the concerned officer shall take special care and follow the instruction while handling such papers। वर्गीकृत पत्रों के लिए विभागीय सुरक्षा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसके तहत संबंधित अधिकारी ऐसे कागजातों को संभालते समय विशेष ध्यान रखेंगे और निर्देशों का पालन करेंगे। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। साथियों सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गीकृत पत्रों के विभागीय सुरक्षा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसके तहत संबंधित अधिकारी ऐसे कागजातों को संभालते समय विशेष ध्यान रखेंगे और निर्देशों का पालन करेंगे। तो निर्देश कौन देंगे, कौन सा मंत्रालय इस प्रकार के निर्देश या नियम बनाएगा कि वर्गीकृत पत्रों को कैसे संभाला जाए, कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब कि गृह मंत्रालय है वो वर्गीकृत पत्रों के लिए विभागीय सुरक्षा निर्देश जारी करेगा हर मंत्रालय के लिए, और इन निर्देशों के तहत संबंधित अधिकारी ऐसे कागजातों को संभालते समय विशेष ध्यान रखेंगे और निर्देशों का पालन करेंगे जो जारी किए गए हैं किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 269। When any file or paper is given informally to the minister for seeking orders or for any other purpose, who shall be informed? जब कोई फाइल या कागज अनौपचारिक रूप से मंत्री को आदेश मांगने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिया जाता है तो किसे सूचित किया जाएगा, पर्सनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, पर्सनल सेक्रेटरी। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब कोई फाइल या कागज अनौपचारिक रूप से मंत्री को आदेश मांगने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिया जाता है, कि मंत्री के द्वारा अनौपचारिक रूप से कोई आदेश दिए गए हैं, मंत्री किसके माध्यम से आगे इनको प्रसारित करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, पर्सनल सेक्रेटरी के माध्यम से ये सूचित किया जाएगा। जो भी आदेश मंत्री के द्वारा अनौपचारिक रूप से दिए गए हैं या कोई फाइल जारी की गई है तो इस प्रकार के फाइल या कागजात के लिए किसको सूचित किया जाता है, पर्सनल सेक्रेटरी को। जो आदेश मंत्री के द्वारा दिए जाएंगे, जो आदेश मंत्री के द्वारा दिए जाएंगे पर्सनल सेक्रेटरी आगे पास करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, पर्सनल सेक्रेटरी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 270। A separate set of registers and other records are maintained by the section officer himself herself such as। अनुभाग अधिकारी द्वारा स्वयं रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों का एक अलग सेट रखा जाता है। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि अनुभाग अधिकारी स्वयं रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों का एक अलग सेट रखेगा। कौन कौन से रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों का सेट वो अपने पास में अलग से रखेगा, डाक रजिस्टर, सेक्शन डायरी, फाइल रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, प्रेसिडेंट बुक, इंडेक्स स्लिप्स, वेरियस एरियर्स एंड डिस्पोजल स्टेटमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेज। डी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। अनुभाग अधिकारी या सेक्शन ऑफिसर है सेपरेट रजिस्टर रखेगा या दूसरे रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करेगा। कौन से मामले में, डाक रजिस्टर के मामले में, सेक्शन डायरी के मामले में, फाइल रजिस्टर के मामले में, फाइल मूवमेंट रजिस्टर के मामले में, प्रेसिडेंट बुक के बारे में और इंडेक्स स्लिप के बारे में। साथ में वेरियस एरियर्स हैं, डिस्पोजल स्टेटमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेज हैं। इन सभी मामलों में सेक्शन ऑफिसर है एक सेपरेट सेट ऑफ रजिस्टर्स या दूसरे रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 271। व्हाट इज एंटर्ड इन द फाइल मूवमेंट रजिस्टर एज पर द फॉर्मेट टू बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। संबंधित विभाग द्वारा तय किए जाने वाले प्रारूप के अनुसार फाइल मूवमेंट रजिस्टर में क्या दर्ज किया जाता है, मूवमेंट ऑफ द फाइल्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइल्स, प्रिपेयर ए नोट, ऑब्टेनिंग रिसिप्ट। क्वेश्चन में बताया गया है संबंधित विभाग द्वारा तय किए जाने वाले प्रारूप के अनुसार फाइल मूवमेंट रजिस्टर में क्या दर्ज किया जाएगा, मूवमेंट ऑफ द फाइल रखा जाएगा, यानी कि फाइल का संचलन है वो किस में दर्ज किया जाएगा, ये दर्ज किया जाएगा फाइल मूवमेंट रजिस्टर में रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यारों को भी बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। Where a final decision already communicated to a party is later found to have been made on erroneous grounds or on account of mispresentation of facts or misunderstanding of the rules,
Such withdrawal may also have legal implications. In all such cases, which ministry would be required to be consulted? जहां किसी पार्टी को पहले से ही सूचित किया गया अंतिम निर्णय बाद में गलत आधार पर या तथ्यों की गलत प्रस्तुति या नियमों की गलतफहमी के कारण किया गया पाया जाता है, ऐसी वापसी के कानूनी नियतार्थ भी हो सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में किस मंत्रालय से परामर्श करने की आवश्यकता होगी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो किस मंत्रालय से इस प्रकार का परामर्श लेना होगा कि ये कोई कानून है या कोई निर्णय है, पास कर दिया गया है, इसको वापस लेना होगा, क्योंकि बाद में इसके अंतिम निर्णय के बाद में ये पता लगता है कि वो गलत आधार पर या गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुति या नियमों की गलत फहमी के कारण किया गया निर्णय था। ऐसी वापसी के कानूनी नियतार्थ भी जरूरी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सभी मामले हैं, किस मंत्रालय से परामर्श करने की आवश्यकता होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। इससे कानूनी सलाह लेनी होगी, परामर्श लेना होगा कि क्या करना चाहिए, निर्णय है वो गलत तरीके से पास हो गया, दे दिया गया, तो इसको क्या करना होगा, वापिस लेने के लिए कानूनी सलाह या परामर्श लेना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्वेश्चन देख लेते हैं 273। An officer below which level cannot carry confidential papers, files outside the office for the purpose of participating in meetings, discussions. किस स्तर से नीचे का अधिकारी बैठकों या चर्चाओं में भाग लेने के उद्देश्य से गोपनीय कागजात या फाइलें कार्यालय के बाहर नहीं ले जा सकते? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। और साथियों, नया कोई प्रकार है तो प्लीज कमेंट करिए। सेक्शन ऑफिसर, डेस्क ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, ए ओनली, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर डी, मतलब कि सेक्शन ऑफिसर या डेस्क ऑफिसर है, साथ में अंडर सेक्रेटरी के नीचे का अधिकारी है। इस प्रकार के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं या फाइल्स को बाहर नहीं ले जा सकते, जो कि ले जाए जा रहे किसके लिए? पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग्स एंड डिस्कशंस, यानी कि कहीं दूसरी जगह पर कोई मीटिंग में इस प्रकार के पेपर हैं वो ले जाए जा रहे हैं। तो कैरी कौन कर सकता है, कौन ले जा सकता है? उससे नीचे का अधिकारी है, नहीं ले जा सकता। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब कि सेक्शन ऑफिसर का लेवल का अधिकारी या डेस्क ऑफिसर का लेवल का अधिकारी ले जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है वो भी ले जा सकता है, इससे नीचे वाले अधिकारी नहीं ले जा सकते। यहां पर बताया गया है कि कॉन्फिडेंशियल मामला है और इस प्रकार के लेटर को ले जाने के लिए या फाइल को ले जाने के लिए ऑथराइज नहीं है। गोपनीय कागजात या फाइलों को ले जाने के लिए कौन से अधिकारी हैं वो ऑथराइज हो सकते हैं, उससे नीचे वाले नहीं होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अगला सवाल देख लेते 274। बाय विच मीडियम इज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिवन टू द प्रेस एंड अदर न्यूज मीडिया दैट आर रेडियो एंड टेलीविजन? प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों अर्थात रेडियो और टेलीविजन को आधिकारिक सूचना किस माध्यम से दी जाती है या किस माध्यम से आप कोई सूचना जारी कर सकते हैं? हमारे ऑप्शन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मतलब कि पीआईबी के द्वारा आप इस प्रकार की आधिकारिक सूचना को जारी कर सकते हैं। कहां पर? रेडियो के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से। बताया गया है कोई प्रेस है या अन्य समाचार माध्यमों में आप आधिकारिक सूचना दे रहे हैं, तो किस माध्यम से दे सकते हैं? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से दे सकते हैं, पीआईबी के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। और अगला सवाल देख लेते हैं 275। ओनली मिनिस्टर, सेक्रेटरीज एंड ऑफिसर्स स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस रिगार्ड कैन गिव इंफॉर्मेशन टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रेस। इफ एनी अदर ऑफिसर वांट्स टू गिव इंफॉर्मेशन, हुज परमिशन विल ही टेक बिफोर मीटिंग द प्रेस? इस संबंध में मंत्री, सचिव और विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी प्रेस के प्रतिनिधियों को जानकारी दे सकते हैं। यदि कोई अन्य अधिकारी सूचना देना चाहे तो वो प्रेस से मिलने से पहले किसकी अनुमति लेगा? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है जरूर पूछे जाते हैं। मतलब कि प्रेस में कोई जानकारी दे रहे हैं, मीडिया में कोई जानकारी दे रहे हैं, तो मंत्री है, साथ में सचिव है और विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी ही प्रेस के प्रतिनिधियों को जानकारी दे सकते हैं, आधिकारिक जानकारी दे सकते हैं। यदि कोई अधिकारी कोई सूचना देना चाहे तो प्रेस से मिलने से पहले किसकी सूचना या अनुमति लेना जरूरी हो जाएगा? जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट।
मतलब कि क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, जरूर पूछे जाते हैं। संबंधित मंत्री हैं वो जानकारी दे सकते हैं, सचिव भी दे सकते हैं, विशेष रूप से कोई अधिकृत अधिकारी भी प्रेस के प्रतिनिधियों से मिल करके जानकारी साझा कर सकता है। परंतु अन्य अधिकारी इस प्रकार की कोई सूचना देना चाहता है, आधिकारिक सूचना देना चाहता है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे? सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, उस विभाग के सेक्रेटरी से, सचिव से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वो अधिकारी है, अनाधिकृत है। इस प्रकार की जानकारी के लिए वो आधिकारिक रूप से अधिकृत नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। क्वेश्चन देख लेते 276। What may be specified for answer in cases in which state governments, departments of the central government or other offices, public bodies or persons are consulted? जिन मामलों में राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभागों या अन्य कार्यालयों, सार्वजनिक निकायों या व्यक्तियों से परामर्श किया जाता है, उनके उत्तर के लिए क्या निर्दिष्ट किया जा सकता है? लैंग्वेज ऑफ द रिप्लाई, वर्ड लिमिट ऑफ द रिप्लाई, टाइम लिमिट फॉर द रिप्लाई, फॉर्मेट ऑफ द रिप्लाई। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, जिन मामलों में राज्य सरकारों को कोई जवाब देना होता है, केंद्र सरकार के विभागों या अन्य कार्यालयों, सार्वजनिक निकायों या व्यक्तियों से परामर्श किया जाता है, तो उनके उत्तर देने के लिए समय है वो निर्धारित होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टाइम लिमिट फॉर द रिप्लाई, मतलब कि उत्तर देने के लिए समय निर्धारित होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला सवाल है 277। विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द डिटेल्ड प्रोसीजर रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन टू बी रिलीज्ड इन द प्रेस? प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों अर्थात रेडियो और टेलीविजन को आधिकारिक सूचना किस माध्यम से दी जाती है? क्वेश्चन है थोड़ा सा बदल गया है, मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसके माध्यम से कोई जानकारी है प्रेस में दे सकते हैं, समाचार माध्यमों में दे सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन। मतलब कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा, सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय होगा, प्रसारण मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसके माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने विभाग पूछा था, पीआईबी के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं। और पीआईबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते 278। एज ए जनरल रूल, नो ऑफिसर विल कीप ए केस पेंडिंग फॉर मोर देन हाउ मेनी वर्किंग डेज? सामान्य नियम के अनुसार कोई भी अधिकारी कितने कार्य दिवसों से अधिक के लिए किसी मामले को लंबित नहीं रखेगा? 15 डेज, 10 डेज, 45 डेज, 7 डेज। सामान्य नियम के अनुसार, मतलब कि एज ए जनरल रूल यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी अधिकारी अपने पास में पेंडिंग केस नहीं रखेगा, कितने वर्किंग डेज से ज्यादा नहीं रख सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 7 डेज। मतलब 7 दिनों के अंतर्गत उसको कार्यवाही करनी होगी, आगे फाइल को बढ़ा देना होगा, या तो रिप्लाई देनी होगी या जानकारी देनी होगी। उससे अधिक समय है अपने पास में पेंडिंग फाइल नहीं रख सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 279। व्हाट इज द सिटीजन क्लाइंट चार्टर ऑफ द गवर्नमेंट? सरकार या सिटीजन क्लाइंट चार्टर क्या है? ऑप्शन है, इट रिप्रेजेंट्स ए सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू फोकस ऑन द कमिटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स सिटीजन्स। It is the standards of service, information, choice and consultation, non-discrimination and accessibility, redress, courtesy and value for money. It is also said as a tool for facilitating delivery of services to citizens with specified standards, quality and time frame, etc. D. All the above. तो क्लाइंट या सिटीजन चार्टर है गवर्नमेंट का, क्या होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। It represents a systematic efforts to focus on the commitments of the organization towards its citizens। यानी कि सिटीजन या क्लाइंट चार्टर गवर्नमेंट का क्या होता है, जिससे कि सिस्टमेटिक एफर्ट किए जा सके, जो नागरिकों के प्रति जवाबदेही है उस ऑर्गेनाइजेशन की सिद्ध की जा सके, या ऑर्गेनाइजेशन की जवाबदेही है वो निर्धारित की जा सके, तो उसके लिए सभी प्रयास करने होंगे। साथ में इट इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज, मतलब कि सिटीजन चार्टर क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन है, चॉइस और कंसल्टेशन है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, असेसिबिलिटी है, रिड्रेस कर्टसी है एंड वैल्यू फॉर मनी है। ये सभी चीजें किस में आ जाएंगी? सिटीजन क्लाइंट चार्टर में आ जाएंगी।
और साथ में इट इज ऑल्सो सेड एज ए टूल फॉर फैसिलिटेटिंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन्स, मतलब कि ये एक सर्विस देने का एक टूल का काम करता है जिससे अपनी सेवाएं हैं वो नागरिकों तक पहुंचा सकें। स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी और टाइम फ्रेम के अंतर्गत सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीजन और क्लाइंट चार्टर। और डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 14 का अंतिम क्वेश्चन 280। व्हाट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन ए न्यू ई फाइल इज ओपन इन द कंप्यूटर एनवायरनमेंट। जब कंप्यूटर वातावरण में एक नई ई फाइल खोली जाती तो स्वचालित रूप से क्या तैयार हो जाता है? मैनुअल फाइल नंबर, यूनिक ई फाइल नंबर, मैनुअल सीरियल नंबर, मैनुअल परमानेंट नंबर। जब आप कंप्यूटर वातावरण में या डिजिटल वातावरण में कार्य कर रहे हैं तो एक नई फाइल खोली जाती है तो स्वचालित रूप से क्या तैयार हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, यूनिक ई फाइल नंबर है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर कंप्यूटर इन्वायरमेंट में कार्य कर रहे हैं, ई फाइलिंग सिस्टम में प्रवेश कर गए हैं, तो ई फाइल सिस्टम में आप कार्य कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ई फाइल खोलने पर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक यूनिक ई फाइल नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, यूनिक ई फाइल नंबर। इस प्रकार से हमने ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 14 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए और आज के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। किस प्रकार की फाइल सिस्टम होते हैं और क्या टाइम बाउंड होता है, कितनी लिमिट होती है, सिटीजन चार्टर भी यहाँ पर देखा हमने। तो ये सभी क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, in KVS, NVS, DSSB, UPSC, SSC and other departmental examinations। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।